बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, ये अमेरिका का जो अफ़गानिस्तान से इनखला का मामला है, उसके बाद से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, अमेरिका, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान ये और चाइना ख़ास तौर पे, क्योंकि रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तमाम ममालिक के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, ये बड़ी अहमियत का हामिल होता जा रहा है। और इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। पिछले हफ्ते मैंने जब प्रोग्राम कर रहा था तो वो एब्सोल्युटली नॉट उन्होंने कहा था कि हम अपने अड्डे फराम नहीं करेंगे अमेरिका को ताकि वो अफगानिस्तान में नजर रख सके, जो भी वो करना चाहता है अपनी कार्रवाइयां वगैरह। तो बड़ा ठोक के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया था, जिसके हवाले से फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हेडलाइंस वगैरह बनती रही है। उसी इंटरव्यू में जब एंकर ने उनसे पूछा कि प्रेसिडेंट बाइडेन से आपकी बात हुई है जब से उन्होंने दफ्तर संभाला है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, वो भी शॉट आपको दिखाते हैं, देखिए। Have you spoken to Joe Biden since he took office? No, I haven't. Is there a reason for that? Whenever he has time, he can speak to me. But at the moment, clearly, he has other priorities. तो उसने कहा कि क्यों बात नहीं हो सकी, तो उन्होंने कहा कि जब भी उनके पास वक्त हो वो मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त उनकी तरजीहात कुछ और हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। सवाल पूछा गया, जिस तरह वो बड़ी डेयरिंग स्टेटमेंट थी, इसी तरह इसमें भी मैं देख रहा हूं कुछ डेयरिंग स्टेटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। सवाल पूछा गया दैट डू यू थिंक दैट पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू हैव एनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स वंस द यूएस पुल्स आउट ऑफ अफगानिस्तान? यानी कि क्या पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजिक अहमियत रह जाएगी अमेरिका के लिए एक दफा अमेरिका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर इनखला कर लेता है? तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, आई डोंट नो, I haven't thought about it in that way. मुझे नहीं पता, मैंने इस तरह से सोचा नहीं कि पाकिस्तान की कोई अहमियत या रेलेवेंस होगी अमेरिका के लिए। I mean, states really have relationships based on common interests. And Pakistan is a country of 220 million people, a young population, in a sense strategically placed for the future. If our relationship with India improves at some point, which I'm an optimist, I hope it will. उन्होंने कहा कि ये जो रियासतें होती हैं ना, इनके ताल्लुकात आपस में होते हैं बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि मजमूई मुफादात की बुनियाद पे ताल्लुकात होते हैं। आगे कह रहे हैं, सो वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑन वन साइड ऑफ पाकिस्तान, दैट इज चाइना, एंड ऑन द अदर साइड इंडिया। यानी कि पाकिस्तान ऐसी जगह पर है कि एक तरफ बहुत बड़ी मार्केट चीन की है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की है। तो दुनिया की जब दो बड़ी तरीन मंडियां पाकिस्तान के इर्द गिर्द हैं, तो हमारी इंपॉर्टेंस तो फिर है। एंड देन द एनर्जी कॉरिडोर, सेंट्रल एशिया, ईरान, इफ दैट रिलेशनशिप इंप्रूव्स बिटवीन द यूएस, तो पाकिस्तान की उन्होंने कहा कि तीसरी बात यह है कि सेंट्रल एशिया जो है उसके हवाले से भी एनर्जी कॉरिडोर जो है उसके हवाले से भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो ये का, दूसरा अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास इस तरह से दिलाया कि एक सवाल के जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनखला की डेट का ऐलान किया तो तालिबान ने कहा कि हम जंग जीत गए, ये हमारी फतेह है। और उसके बाद तालिबान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए तैयार नहीं थे। ये पाकिस्तान था जिसने कोशिश की और तालिबान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया। ये भी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है, इसी इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। तो एक तो फैटफ के हवाले से अभी खबर है कि पाकिस्तान का नाम अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला। 27 में से 26 जो टास्क थे वो पाकिस्तान पूरे कर चुके हैं, और फरवरी 2021 में जो 3 दिए थे उनमें से 2 पूरे कर चुके हैं, अब 7 और टास्क दे दिए। इस पर भी बात करते हैं। पैनल का तारुफ कराता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब, इस्लामाबाद स्टूडियोज में बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवाल। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। जावेद अब्बासी साहब, ये इंट्रो में मैंने जो बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था HBO को, और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और बड़ी डेयरिंग किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्रेडिट ले रहे हैं, वो कहते हैं कि देखें जी, ये होता है प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, ये होता है प्राइम मिनिस्टर जो बिल्कुल क्लियर कट स्टांस देता है, ये होता है प्राइम मिनिस्टर जो कहता है कि नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट, हम अपने अड्डे नहीं देंगे। और ये पाकिस्तान के वकार को बहाल कर रहे हैं इमरान खान साहब। आप इससे इत्तफाक करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये जो अड्डे देने वाली बात है, ये 9/11 के बाद अगर उस वक्त के हुक्मरान ये काम ना करते तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो मुश्किल वक्त आई है, जो पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म आया है, जो पाकिस्तान इतनी बड़ी उसे कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान शिकार रहा है, जो हमारी बच्चे गए हैं, हमारे फौजी जवान गए हैं, हमारे सिविल और दूसरी जो अलायंस जो जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, जो पुलिस उसमें शामिल है और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। वो फैसला बिल्कुल ठीक नहीं था कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करे अमेरिका या नेटो की फोर्सेस, और उस वजह से पाकिस्तान के ऊपर ये दहशतगर्दी की लहर जो थी वो बुरी तरह आई थी। मेरा ख्याल है ये फैसला यही होना चाहिए, पाकिस्तान की सरजमीन किसी को इसके लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये आने वाले वक्तों में देखा जाएगा कि क्या अभी उन्होंने अड्डे मांगे भी थे, क्या उनका भी जोर आया था, क्या वो चाहते थे। एक मसला जो है, मैं समझता हूँ कि इस पर हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो आपने इंट्रो में कहा और बिल्कुल ठीक कहा है कि देखिए, अब अफगानिस्तान के मामले में अब अमेरिकन की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो जल्दी से जल्दी अपने जो उनको टाइम फ्रेम दिया था उससे पहले वो निकलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी अफवाज को निकाल कर बाहर ले जाएं। लेकिन उन्होंने यहाँ इस अफगानिस्तान के अंदर के लिए जो तरीकाकार अख्तियार किया था, जो दोहा टॉक में भी हुआ था कि जब हम निकलेंगे तो यहाँ जितने बाकी ग्रुप रह जाएंगे, वो अशरफ गनी साहब का ग्रुप होगा, वो तालिबान का होगा, दूसरे वार लॉर्ड होंगे, इनको मिलाकर बिठाकर कोई ऐसा तरीकाकार बनाएंगे इनके लिए, कोई ऐसा लायामल अख्तियार करेंगे कि ये बैठकर अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन भी करेंगे, उसमें बेहतरी भी लाएंगे और गवर्नेंस के इशू जो है उनको भी एड्रेस करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा खदशा है कि जिस तेजी से वो निकल रहे हैं और जिस तरह यहाँ तालिबान के दरमियान और अशरफ गनी की फौज के दरमियान जो जंग जारी है, और बहुत सारे खबरें ऐसी हैं कि तालिबान ने बहुत सारे एरिया का कब्जा कर लिया है। इस सूरत हाल में अगर आपने अमेरिकन इसी तरह चले गए, यही हमारे साथ वही हालत ना हो जो रशिया चली गई थी, फिर शिकस्त हो गई थी रशिया को, अमेरिकन वापस चले गए थे, ठीक हो गया जी। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ था। वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मतलब कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता देता हूँ भाई साहब। मई से लेकर अब तक तकरीबन 104 अजला का कंट्रोल, मजीद 104 अजला का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया है, और कुल 471 अजला जो अफगानिस्तान के अंदर है उसमें से 165 अजला का कंट्रोल अब तालिबान के पास है। और बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर अफगान गवर्नमेंट के ट्रूप्स जो है वो तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर वो मुकामी रजाकारों को अब उन्होंने असला देना शुरू कर दिया। तो दिस इज अ सिचुएशन गोइंग टुवर्ड्स अ सिविल वॉर, जिसका खदशा बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं। लेकिन ये तो आप तज्जिया दे रहे हैं ना, आई टोटली एग्री विद योर एनालिसिस। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि इमरान खान जिस तरह से डेयरिंग स्टांस ले रहे हैं अमेरिका के हवाले से, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? अगर क्या मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में होते और वो प्राइम मिनिस्टर होते, वो भी इसी तरह डेयरिंग स्टांस लेते? देखिए, मैंने फिर ये कहा है कि बहुत सारी बातें होती हैं, आदमी बहुत ये वक्त ही साबित करेगा। लेकिन किस वक्त कोई भी हुक्मरान पाकिस्तान में होता, मैं समझता हूँ, मैंने अभी आपको ये मिसाल दी कि हमें 9/11 के बाद हमें नेटो और अमेरिकन आर्मी के साथ अफगानिस्तान के मामला में उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। अगर ना होते तो उसके पहले यहाँ कभी दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं हुआ था, कोई सुसाइडल नहीं हुआ था। अफगानिस्तान और अफगान के लोग, अफगानी लोग समझते थे। पीछे चले गए, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, सवाल कुछ और पूछ रहा था आपसे। चलिए, बहरहाल मैं गवर्नमेंट की तरफ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई हुकूमत उसको यही स्टैंड लेना चाहिए था और यही स्टैंड होना चाहिए पाकिस्तान का। यानी कि आप अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन अप्रिशिएट करती है। कहा नहीं, उन्होंने लफ्ज नहीं बोला, लेकिन वो कह रहे हैं कि यही स्टांस मेरा ख्याल है आपकी ख्वाहिश जरूर है कि ये अप्रिशिएट करें और बड़े अच्छे से, लेकिन कभी अप्रिशिएट स्टैंड हो सकता है। और क्या स्टैंड हो सकता है कि क्या वो कहते हैं गड्ढे दे दे? नहीं, वो मुशर्रफ साहब जो थे वो तो कहते थे ना, उन्होंने कहा यू आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, और पत्थर के जमाने में आपको वापस भेज देंगे और हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। तो दैट वाज अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। अभी तो डिफरेंट है। और उसके बाद देखें आप बासी साहब या तूने बता दें मेरी बारी है। जी डॉक्टर साहब कुछ करने का। देखिए एहतशाम, एक तो आप इतने मुश्किल सवाल ना रखा करें नून लीग वालों के सामने, पीपल्स पार्टी वालों के सामने। अगर मियां नवाज शरीफ होते तो क्या वो ये स्टांस लेते हैं या आसफ अली जरदारी? ये कैसे ले सकते हैं दोनों स्टांस जब इनके असासे बाहर हैं?
जब मनी लॉन्ड्रिंग करके लूटमार करके सारा इन्होंने अपना जमा पूंजी बाहर पार्क कर रखी है, सरे महल की शक्ल में, एवन फील्ड्स अपार्टमेंट की शक्ल में, वन हाइट पार्क, नाम लेते जाएं आप, कंप्रोमाइज्ड हैं, ऑफशोर कंपनियां बना रखी हैं, ये लोग स्टैंड लेंगे? क्यों आपके प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा है एब्सोल्युटली नॉट? क्योंकि उसका जीना मरना पाकिस्तान है इमरान खान के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के पाकिस्तानियों कोई एहसास नहीं है बाहर। मुझे फ़ख्र है जब मैं बाहर जाता हूँ, कोई टैक्सी ड्राइवर पाकिस्तानी ये नहीं कहता है कि ये इमरान खान के टावर हैं। मैं इन्हें खुद टिकट देता हूँ, अब्बासी साहब को मेरे साथ चलें, दुबई चलते हैं, हम बैठेंगे एयरपोर्ट से टैक्सी में, अच्छा, और मैं उसे कहूंगा कि आपने हमें टावर्स दिखाने हैं किस किस पॉलिटिशियंस के और कहाँ कहाँ है, और आपको टैक्सी ड्राइवर लेके जाएंगे दुबई में, बरतानिया में, आप जाएं अमेरिका में, वो दिखाएंगे एज ए टूरिस्ट। ये जी तो ख्याल कीजिएगा उसमें कोई पीटीआई वालों के भी ना निकल आए। देखिए मैं आपके प्रोग्राम में अपनी जात के तो नहीं, लेकिन उनकी टीम मेंबर्स में से किसी के नाम ना निकले। मैं अपने लीडर की गारंटी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जात की कर सकता हूँ। अगर किसी पे उंगलियां उठती हैं वो आए। लेकिन अगर किसी ने लेजिटिमेटली टावर बनाया तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है अगर आपने लूट मार नहीं की। लेजिटिमेट हो तो रसीदें तो हो ना। अगर मैंने हाथ पे घड़ी पहनी है, एहतशाम ने घड़ी पहनी है, आपसे कोई पूछे तो आप रसीद दे देंगे। यहाँ मुझे कोई किसान सुन रहा होगा जिसने ट्रैक्टर लिया है, उसके पास ट्रैक्टर की रसीद होगी। साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी वालों के पास भी ज़रूर आमदन का जरिया होगा, जी हमने ली कैसे है। इनसे पूछने वाली बात है कि इनकी किसी लीडरशिप ने आज तक किसी फोरम पे अपने आमदन से ज़्यादा सासों के केसों में दिया क्या है। तो ये कंप्रोमाइज्ड लोग हैं। तो एहतशाम ऐसे मुश्किल सवालात आप अपोजिशन से ना पूछा करें कि अगर वो होते तो फॉरेन पॉलिसी पे, और बिलखसूस जब अड्डों की बात आई है, जब मुल्क की मैं समझता हूँ सालमियत की बात की जा रही है, ऑनर की बात की जा रही है, तो उधर ये इस तरह का स्टांस लेंगे। आप देखें इन्हीं के वजीर खारजा थे ना गौहर अयूब, इन्हीं के वजीर खारजा थे जो क्लेम करते हैं जी धमाके मियाँ नवाज शरीफ ने किए थे। इन्हीं के उस वक्त के वजीर खारजा कह रहे थे मियाँ साहब तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, मियाँ साहब हाली झुके नहीं थे, अमेरिकन के आगे लेट गए थे। तो इनमें इनकी लीडरशिप तो अभी भी बाहर बैठी हुई है। अगर वो इनको आगे दिखाएं तो वो लंदन बैठने दें। किस बात पे आप कह रहे हैं कि अमेरिकन के आगे लेट गए थे? ये जो धमाके नहीं करना चाह रहे थे ना, वो तो और क्या कहते हैं वजूहात थी जो धमाके किए गए। ये तो कह रहे थे हम नहीं करेंगे। जो न्यूक्लियर टेस्ट की बात तो वो तो क्रेडिट लेते हैं सारा। वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ धमाके नहीं करना चाह रहे। क्यू खान का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, अब्दुल कदीर खान साहब जो माशाल्लाह हमारे साइंसदान हुए हैं, फिर इन्हीं के वजीर खारजा थे, कोई पीटीआई के नहीं थे, गौहर अयूब, उनका रिकॉर्ड, उनका बयान कौम को सुनाए। हम कह रहे थे गवर्नमेंट ऑफ द डे को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह से आज इमरान खान को हम क्रेडिट दे रहे हैं। हालांकि रियासत का भी एक टेक होता है ना, इसमें सारे स्टेक होल्डर शामिल हैं। क्रेडिट दे रहा हूं, लेकिन मैं इनको कह रहा हूं बढ़ के काम लगाया करें। यहाँ तो पहले मियाँ साहब यहाँ आए ना, अगर पाकिस्तान की बात करनी है तो कल क्या हुआ इनके साथ अदालत में, उन्होंने कहा कि इश्तेहारी को कहें पाकिस्तान आ जाए, आकर एप्लीकेशन दे। जब ये पनाह वहां लेंगे जाके तो क्या उनके खिलाफ बात करेंगे? मुझे आप बताएं ना, जब इनके अकाउंट्स वहां खुले हैं, सारा पैसा वहां है, किस तरह से ये मगरब की आंख में आंख डाल सकते हैं? मगरब की आंख में आंख डालने वाला आज एक ही लीडर है इस मुल्क में जिसका नाम इमरान खान करना चाहता हूं जी, जो इस मुल्क के लिए लड़ रहा है। अब्बासी साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर मैं जल साहब की तरफ जाता हूँ। जी अब्बासी साहब फरमाई। एक तो बड़ी बदकिस्मती है कि मैं समझता था कि ये चूंकि आज एक ऐसी सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं, तो एक गुफ्तगू जो था आपने बड़ा इंटरव्यू में अच्छा कि मुल्क के टेस्ट में किया है, लेकिन ये जो हमारे साथी बैठे हुए हैं इनको मुल्क का क्या गाली देना, बुरी बातें करना, इन्होंने सीखा ही अपनी जिंदगी में यही है। अब मैं इनको जरा दिखा देता हूँ चेहरा कि ये जो आज बड़े नरे लगा रहे हैं इमरान खान साहब, मैं ये बातें कहना नहीं चाह रहा था, यू टर्न करने में 1 मिनट नहीं लगाते। ये वही हुक्मरान है जो यहाँ से सऊदी अरेबिया तशरीफ ले गए थे, जाते हुए MBS ने उनको अपना जहाज दिया, सऊदी अरब पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ मिलकर एक चैनल खोलेंगे और हम ये करेंगे और इस्लामोफोबिया पे बात करेंगे। उन्होंने न सिर्फ इनसे जहाज वापस ले लिया, वो जो हमारे अच्छे तल्लुकात थे वो खराब हो गए। फिर जब यहाँ मलेशिया में इनको दावत दी गई, ये मलेशिया में दबाव की वजह से नहीं जा सके। प्रेसिडेंट अर्दगान ने तुर्की में कहा है कि जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने हमसे वादा किया था कि वो यहाँ आएंगे, अपने दबाव की वजह से वो पाकिस्तान यहाँ तशरीफ नहीं ला जा सके, जो उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। फिर मलेशिया गए,
जब कुछ अरसे बाद और मलेशिया जाके कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे आना चाहिए था, मैं सऊदी अरेबिया के दबाव में आ गया था, आइंदा मैं इंशाल्लाह जरूर जाऊंगा। इन्होंने बेशुमार ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें की हैं जो वक्त ने साबित किया कि ये बड़ी बातें बहुत करते हैं, इनकी आदत है, हमें ऐसे ही बढ़ के मारने की ना आदत है। अल्लाह के फजल से क्लिंटन की कोई किताब पढ़े कि क्या दबाव था उस वक्त जब इंडिया ने धमाके कर लिए, पाकिस्तान में सैंक्शन लगने वाली थी, सबसे ज्यादा अमेरिकन दबाव था, पाकिस्तान की लीडरशिप और मियां नवाज शरीफ ने वो फैसला किया था। आज इनके साथ कोई बैठकर कोई जो मर्जी है बात करे, हमारा ख्याल था कि ये बहुत सीरियस बात होगी तो आगे लेके चले। इनको सिर्फ ताने देने आते हैं, सिर्फ बुरा भला कहना आता है, और ये आज कोई बड़ी बात जरूर करेंगे। ये मैं कई और बातें गिना सकता हूं कि ये इन्होंने ये वही है जिन्होंने कहा था कि IMF के पास जाएंगे हम खुदकशी कर लेंगे, फिर किस तरह सारी दुनिया में पैसे जाके मांगे, किस तरह फिर इन्होंने कोई प्रिंस आया, कोई शहजादा आया तो उसकी ड्राइविंग शुरू कर ली है, किस तरह फिर उन्होंने इनसे पैसे वापस मांगे। ये जर्मनी और जापान को मिलाने के भी आदी हैं। हम जरा सोचने से बात करते हैं, सोचने से बात सुनते हैं। मैं जैन साहब की तरफ पहले एक छोटी सी बात जैन साहब बड़ी देर से खामोश है, मैं आपकी बात साहब ठीक कह रहे हैं ना, तो मियां नवाज शरीफ ने क्यों नहीं फलस्तीन पे बात की? आज मियां नवाज शरीफ कहें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ठीक बात कर रहे हैं, अड्डे नहीं देने चाहिए, बात करें लंदन में बैठ के, इस पे नहीं कर सकते ना, अगले दिन ही कहेंगे चले बैठे और चले पाकिस्तान वापस जाए। जब वहां जाकर पनाह लेंगे और इश्तिहारी होंगे, स्कॉन्डर होंगे, तो ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। आपने इनसे सवाल किया क्या मियां नवाज शरीफ बात करते, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए ये समझ दें कि इनकी लीडरशिप कमजोर फुटेज पे है। जब वो अपने जाती मफाद का दफा करेंगे, मुल्की मफाद एक तरफ रखेंगे, तो यही हालात होंगे। कम अज कम मुझे फख्र है मेरा लीडर, मेरा वजीर आजम जाती मफाद को एक तरफ रख कर हमेशा मुल्की मफाद का सोचता है, तो मैं तो बात करूंगा, चाहे इन्हें बुरी लगे तो बुरी लग रही है। इसलिए हकीकत यह कि इनकी लीडरशिप आज पनाह लेके बैठी है बाहर, वो किस तरह बात कर सकती है बरतानिया के खिलाफ। मुझे जैन साहब की तरफ जाना है, फिर मैं वापस आता हूं आप दोनों की तरफ। जैन साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब से न्यूयॉर्क टाइम्स का जो इंटरव्यू है उसी में सवाल किया गया कि अफगानिस्तान में अगर सिविल वॉर होती है, अफगान गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है और तालिबान के दरमियान, तो पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम हर चीज़ करेंगे उस सिविल वॉर को रोकने के लिए एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन, यानी कि पाकिस्तान अपनी फौज नहीं भेजेगा वहां पे। दूसरी बात यह कि मैं ये देख रहा था कि काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर करने के लिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने तुर्की से इजाफी फौजें जो हैं उनका मुतालबा किया था और इजाफी फौज तैनात करने की बातचीत चल रही थी। लेकिन गुज़श्ता रोज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तुर्की का दौरा किया एक रोजा, और उसके बाद से तुर्की ने अफगान गवर्नमेंट से माजरत कर लिया कि हम अपनी इजाफी फौज आपको नहीं भेज सकते। अब आगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जर्मनी चले गए। तो आपको गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्लियर नजर आ रही है और आपके ख्याल में दुरुस्त है दैट शॉर्ट ऑफ मिलिट्री इंटरवेंशन वील डू एवरीथिंग फॉर अ पॉलिटिकल सेटलमेंट बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, तालिबान को फतवाहत हो रही हैं और तालिबान अगर अपने ताकत के बलबूते पे काबुल पे काबज हो जाएं तो उनकी हुकूमत को इंटरनेशनली भी शायद तस्लीम न किया जाए, और खुद अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी का टोला हो, अब्दुल्ला का हो, अहमद शाह मसूद के लोग हों, या जो मदार शरीफ के लोग हैं, हजारा कम्युनिटी, वो इसको नहीं मानेंगे। नतीजा ये कि जो नहीं मान रहे या जो समझते हैं कि ये कब्जा दुरुस्त नहीं हुआ, वो प्रॉक्सीज बन जाएंगे बाहर की कुव्वतों की और वहां पे खाना जंगी हो। हर कोई अपनी अपनी गेम चलाएगा। नॉर्दर्न अलायंस के लोग भारत के हथे चढ़ जाएंगे, किसी को शायद रशिया और ईरान जो है वो हो सकता है हजारा कम्युनिटी को सपोर्ट करना शुरू कर दें। नतीजा ये है कि वहां अमन नहीं आएगा, और पाकिस्तान की बड़ी पुरखुलूस ख्वाहिश है कि वहां पे अमन आए, क्योंकि उस अमन की वजह से स्टेबिलिटी हमारी तरफ भी, वरना उसका जो इंस्टेबिलिटी होती है उसके इंस्टेबिलिटी का हमारी तरफ भी फॉलो आउट आता है। तो इस वजह से हमारी ये बड़ा कंसिडर्ड किस्म की पॉलिसी और ओपिनियन है कि कोई भी शख्स वहां पे ताकत के बलबूते पे अगर कब्जा करे, वो तालिबान हो या अशरफ गनी या कोई भी करना चाहे, वो कबूल नहीं होगा, वो दुरुस्त नहीं। लिहाजा एक मफामत होनी चाहिए, और मफामत वही है जो कतर में आपके मज़ाकरात हो रहे हैं उसको कामयाब करें, और मज़ाकरात में तेजी लाना ये इन्हीं का फर्ज है।
अगर खुद अफगान अपने मुल्क में अमन लाने के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते, ये कुर्बानी नहीं दे सकते, तो बाहर से दूसरे लोगों को क्या? बड़ी सीधी सी बात है कि अशरफ गनी को नजर आ रहा है कि तालिबान जो है वो उसके दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि उनके कुछ मुतालबात मान ले, तो कम से कम सिस्टम का हिस्सा तो रहेगा। अगर सिस्टम का हिस्सा नहीं रहता और वो बदौरे ताकत आके वहां पे कब्जा करते हैं, तो अशरफ गनी की तो गर्दन उतार देंगे। उन्होंने डॉक्टर नजीब का क्या किया? तो ये चीजें हैं जो इनको समझनी चाहिए कि सबका भला। आने वाले दिनों में आप होता हुआ क्या देख रहे हैं जैन साहब? आने वाले दिनों में क्या आप होता हुआ जिस तरह से अभी आप खुद भी कह रहे हैं 165 अजला पर तालिबान का कंट्रोल आ चुका हुआ है और अब वहां के जो लोकल्स हैं उनको गवर्नमेंट ने हथियार देना शुरू कर दिया, तो सिविल वॉर की तरफ सिचुएशन जाती नजर आ रही। खुदा ना खास्ता अल्लाह करे ना हो, बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उसका फिर जो एक इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे भी होता है। और गवर्नमेंट कह चुकी है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं कि वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम दोबारा से इतने रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करें पाकिस्तान में। फेंसिंग भी हो रही है और वो बॉर्डर में अब फेंस भी कहते हैं कि हम अपना बॉर्डर बंद कर देंगे। इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर वहां पे सिविल वॉर होती है पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर देगा, रेफ्यूजीज को नहीं ले। आप देख क्या रहे? आपको लगता है पॉलिटिकल सोल्यूशन हो जाएगा बिटवीन द तालिबान एंड द अफगान गवर्नमेंट और उसका इंपैक्ट से पाकिस्तान भी बच जाएगा, या खुदा न खास्ता सिचुएशन खराब हो सकती? नहीं, देखें, इसमें सिचुएशन खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इनमें से कोई भी अपने स्टांस से थोड़ा बहुत पीछे हटने को तैयार नहीं। जब इतने रिजिड किस्म के आपके स्टांस हों और गिव एंड टेक की बुनियाद आप रखना ही नहीं चाहें, तो फिर हर कोई अपनी अना के लिए अटका रहेगा, वहां पे तो फैसला तो नहीं होगा। दूसरा जो अशरफ गनी ने बहुत बड़ी गलती की है वो ये कि जो वहां पे मलेशिया, लोकल मलेशिया को तैयार करने का काम शुरू किया, वो तो नया नुस्खा है खाना जंगी का। खाना जंगी अगर करानी है, लोगों को हथियार दे दें, लड़ना शुरू हो जाएंगे वहां पे। और ये वो काम है जो कि उसने करके बिल्कुल मैं समझता हूँ अपने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया। एक दफा ये खाना जंगी का किस्सा शुरू हो गया तो फिर तो ताकत के जरिए जो कहीं सेटल अपने आप को कर सकेगा वो आएगा। इस काम में हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, या ये खत्म ही ना हो, क्योंकि खाना जंगी में तो पहले भी हमें तजर्बा है कि ये किसी की बात सुनते कोई नहीं है, ये अफगानी, और लड़ के इन्होंने कई साल गुजार दिए। फिर तालिबान ने आके तो इनके ऊपर रिट कायम की। अब अगर तालिबान के मुकाबले में दुनिया खड़ी हो जाएगी तो फिर रिट किसी की भी नहीं होगी और बाहर की दुनिया जो है वो इनको तस्लीम नहीं करेगी। पैसा चाहिए इनको अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपने वेपन। जैसा एक और सवाल है ब्रेक से पहले, एक और सवाल आपसे मैंने पूछना है ब्रेक से पहले। ये जो इमरान खान का क्लियर कट स्टांस है टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स, पहले उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हम अपने अड्डे नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जब वक्त हो प्रेसिडेंट बाइडेन के पास तब वो मुझे कॉल कर लें, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस वक्त उनकी तरजीहात कुछ और है। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का इंटरव्यू जिसका मैं हवाला बार बार दे रहा हूं, इसमें इमरान खान ने कहा है कि जी पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने तालिबान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया नहीं, तो तालिबान तैयार नहीं थे, वो तो कहते थे कि हम जंग जीत गए। अब इस सारे तनाजुर में ये जो थोड़ा सा हमें फासला नजर आ रहा है डिप्लोमेसी का अमेरिका के साथ पाकिस्तान का, क्या ये वजह तो नहीं है कि फैटफ के 27 में से 26 टास्क पूरे करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से अभी तक नहीं निकाला जा रहा? 3 टास्क और दिए थे इस साल में, उसमें से 2 मुकम्मल कर ली, अब उन्होंने 60 टास्क और दे दिया। माद अजहर साहब बड़ी मासूमियत से आके कहते हैं मीडिया के सामने कि जी इंशाल्लाह जल्दी पूरे हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम निकल जाएंगे। तो क्या ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान को फैटफ में रखा जा रहा है और हिंदुस्तान के प्रेशर की वजह से? देखिए, ये अगर इमरान खान साहब ने ये कहा होता या ना कहा होता इसका ताल्लुक नहीं, ये काम ही शुरू इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना है, कुछ मुतालबात मनमाने होंगे, आइंदा जरूरत होगी। ये बड़ा एक अलमिया है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशन के जो अदारे हैं या ये जो इस तरह के अदारे क्रिएट किए हुए हैं, ये कोई इंसाफ की बुनियाद पे नहीं चलते, ये मुनाफकत और बड़ी कुव्वतों के मुफादात की बुनियाद पे चलते हैं। लिहाजा ये कभी भी नहीं होगा कि इवन हैंडल कर रहे हो। अगर हमारा 27 पॉइंट में से 26 पे हम कर चुके हुए हैं, तो इंडिया के साथ मुआवजा करें तो वो शायद इन 27 में से 5 में भी पूरा ना उतर सके। अफगानिस्तान को आप देखिए, ग्रे लिस्ट ना हुआ, आप अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान का क्या हशर है, तो ग्रे लिस्ट में है अफगानिस्तान। जितनी करप्शन वहां, जितनी मनी लॉन्ड्रिंग वहां पे, जितना पैसा वहां उड़ाया जाता है नारकोटिक्स की कमाई से, आप बताएं।
क्यों नहीं उसको डाला हुआ ग्रे लिस्ट पे या ब्लैक लिस्ट पे? चीज ये है कि ये काम है यही, हमें तो इस पे कोई शुबा नहीं है कि आर्म ट्विस्टिंग करनी है जिस मुल्क की, उसको लाके खड़ा कर देंगे और फिर तूल देते हैं। अगर आज आप 27 पॉइंट के ऊपर भी करके चले जाते अमल, तो उन्होंने आपको 7 नए पॉइंट पकड़ाने थे इंतहाई बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ, और कहना था कि जनाब इन पे भी अमल करके ले। ये वो मसला है जो कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले आप तीनों मेहमानों को दिखा देता हूं, उसके बाद हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो फैसला है उस पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूं, एक तो फैटफ के जो प्रेसिडेंट हैं वो जब मीडिया टॉक कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि बड़ा पाकिस्तान ने जो है वो जितने टास्क दिए थे उनमें से बहुत सारे अकॉम्प्लिश कर लिए। जैसे कि मैं आपको खुद बता रहा हूँ 27 में से 26 तो पाकिस्तान ने अकॉम्प्लिश किए हैं, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग जो पाकिस्तान ने अचीव की। दूसरा सवाल किया गया प्रेसिडेंट से फैटफ के कि हिंदुस्तान में खबरें आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मार्केट्स में यूरेनियम फरोख्त हो रहा है जो न्यूक्लियर हथियारों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या उसकी भी कोई आप स्क्रूटनाइजेशन कर रहे हैं? उसको भी पाकिस्तान के हवाले से तो आपने पहले 27 दे दिए पॉइंट्स, फिर 3 दे दिए पॉइंट्स, अब 7 दे दिए पॉइंट्स, तो हिंदुस्तान की भी कोई स्क्रूटनाइजेशन हो रही है जी इस हवाले से? तो क्या जवाब दिया उन्होंने, ये सुन लें सर। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको दिखा रहा था प्रेसिडेंट फैटफ से सवाल किया हिंदुस्तान के हवाले से कि उनकी मीडिया रिपोर्ट्स हैं मार्केट में यूरेनियम बिकता रहा है जो कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने जवाब दिया जी कि हमने अभी तक इसको असेस नहीं किया क्योंकि हर मुल्क का एक शेड्यूल हमने बनाया हुआ है और जैसे ही कोरोना की सिचुएशन हिंदुस्तान में बेहतर होगी तो फिर हिंदुस्तान की बारी आएगी और फिर हम असेसमेंट्स वगैरह करेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कश्मीर के हवाले से है, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, वो उन तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को बुलवाया था जो कि प्रो पाकिस्तान नहीं है उस तरह से, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जाके कहा है कि वो जो आपने इकदाम किया था आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया था, कश्मीर को उसकी बुनियादी हैसियत ओरिजिनल जो थी उस पर वापस लेकर जाएं, वो हमारी डिमांड है। तो मोदी साहब को बड़ी एम्बेरसमेंट का सामना हुआ वहाँ पे। अब आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ पे। मैं चाहता था कि पहले तो सवाल पूछूं जावेद अब्बास साहब से, लेकिन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, कोशिश करें रब्ता उनसे दोबारा करने की। शेख रशीद साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या कही, आपको सुनवाते हैं। मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, सिक्योरिटी जेल में भी तो दी जा सकती है ना, वहाँ भी पूरा पहरा दे देंगे ना, मुजरिम है जेल में तो जाना है ना, रियायत दे देंगे, उसके घर को जेल बना देंगे, आए तो जी मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे अगर मियां नवाज शरीफ साहब ऑफर क्या दे सकते हैं जो भी शेख रशीद साहब ने कहा है। और सिक्योरिटी एक बहाना है, बुनियादी तौर पे मियां नवाज शरीफ जेल काट ही नहीं सकते हैं। 99 में कितनी देर तो काट के गए? देखिए सजा कितने 10 साल की सजा थी और मेरा हाल है मुश्किल से कोई 1 साल या कोई 10-12 माह ही रहे होंगे। चलें ये छोड़े ना, आज तो कहते हैं बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे। 99 में यानी कि बीमार हैं, आप मानते हैं? ये कह रहे हैं ना, हम आप तो दुआ कर रहे हैं ना, तो बीमार तो हैं। जाकर पोलो मैचेस देख रहे हैं, अब जो उनकी वीडियोस देखते तो नहीं है हैं बीमार, वो हम देखने में तो नहीं लगते हैं, लेकिन ये कि ना कोई रिपोर्ट भी नहीं है। इसलिए मैंने तो कहा देखिए दुआ तो करनी चाहिए किसी के लिए भी, अगर कोई कहता है मैं बीमार हूँ तो उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ तो करनी चाहिए। लेकिन 99 में बीमार तो नहीं थे ना। 99 में भी जब उन्हें सजा होती है तो 10 साल का मुआहदा करके रात के अंधेरे में पूरे बावर्ची लेकर साजो सामान लेकर निकल जाते हैं और फिर कहते हैं जी हमने मुआहदा नहीं किया, तब भी वो जेल नहीं काट पाए। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं अगर इंसाफ की गारंटी दें तो मैं कल की फ्लाइट से मियां नवाज शरीफ को वापस बुलवा लूंगी। अच्छा इंसाफ हो ही नहीं रहा। आज इनसे पूछने वाली बात है, इनका कौन सा रहनुमा जेल में है? सारे बाहर हैं, पाकिस्तान की अदालतों में इन्हें रिलीफ मिल रहा है। रगड़ा तो मिला ना उन्हें। रगड़ा तो अपने कर्मों की वजह से लगा। अब एफआईए ने फिर बुला लिया मियां शहबाज साहब को, हमजा साहब को। देखिए हमजा साहब, मरियम साहिबा ने भी जेल काटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप इत्शाम आपके अकाउंट में मेरे अकाउंट में छोड़ दें, आपकी आपसे इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप न्यूट्रल। मेरे अकाउंट में करोड़ों अरबों ऐसे नहीं आते। मैं एक मैसेज कह रहा हूँ कि अगर आपके अकाउंट में चलें, अच्छी बात है, आप नहीं चाहते कि आपके अकाउंट में करोड़ों अरबों अनजान लोगों से आए और आपको पता ना हो, नहीं चाहते। लेकिन आप मुझे बताओ जो स्टेटमेंट दिया हमजा शहबाज ने कि मुझे पता ही नहीं मेरे जाती अकाउंट में पैसा कौन भेज रहा था। सही, हम इतने ही मासूम हैं ये लोग, इन्हें पता नहीं पैसा कहां से आ रहा था। आपसे भी पूछना है उस्मान डॉक्टर साहब, देखिए सियासत जो है ना बड़ी अनसर्टन सी चीज़ होती है। आज आप हुकूमत में बैठे हुए सारी बातें आप कर रहे हैं, कल को अगर आप हुकूमत में नहीं होंगे, मिसाल है PMLN की हुकूमत आ जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो क्या आपको इस बात का इदराक है कि
आपकी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोगों के बहुत सारे स्कैंडल्स निकलेंगे तब? देखिए, मैं समझता हूँ जो भी हुकूमत में है, चाहे मैं खुद हूँ, जो भी हैं, हमें अपने मामला सीधे रखने चाहिए। सीधे सी बात क्या की जा रही है कि आपका ये एहसास है, ये आपके नाम पे है, ये आपने खरीदा। राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं उनसे ज़रा पूछ लूँ एक सवाल, फिर मैं आपकी तरफ। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, ये मरियम साहिबा ने कहा है कि अगर इंसाफ की गारंटी हो तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब को फौरन पाकिस्तान बुलवा लूंगी। ये पहले सुन लें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला। तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये दो एप्रीहेंशंस हैं राना साहब के, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा और मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को खतरा है। अदरवाइज मियां साहब इज डूइंग फाइन नाउ, माशाल्लाह से ठीक है, वापस आ सकते हैं। अगर मरियम नवाज साहिबा को इन दो चीजों की गारंटी दे दी जाए तो वो कहती है मैं कल ही बुलवा लेती हूँ मियां नवाज शरीफ को, यानी कि बीमारी तो नहीं है फिर अब। हाँ, अगर वो कल बुलवा ले उनको जी, और यहाँ पे इंसाफ हो और उनके खिलाफ जो एहतसाब अदालत या जज साहब का जो फैसला है, जो वो वफात पाने से पहले उसके मुतल्लक वो सारी जो है वो हकीकत बयान कर चुके हैं, तो वो फौरी तौर पे जो है वो उनको बाइज्जत बरी होना चाहिए। और ये एक फैसला जो है ये इंसाफ के चेहरे पे एक बदनुमा दाग है, इंसाफ के मुंह पे तमाचा है, इसे धुल जाना चाहिए। और वो फिर जब चाहेंगे वो उनको ऑपरेशन की डेट मिलेगी तो वो वापस जाके जो है वो अपने आप को ऑपरेट करवा सकते हैं, क्योंकि सेहत का मसला वो भी एक हकीकत है और ये नाइंसाफी और जुल्म का मामला जो ये भी एक हकीकत है। ये दोनों पहलू हैं, किसी एक पहलू को आप अलग करके नहीं रख सकते। ठीक है राना साहब, अब ये जो आपने कहा कि जी ये एक बदनुमा दाग है इंसाफ के मुंह पर, ये फैसला, ये आपका मौकिफ है, हो सकता है दुरुस्त भी हो, लेकिन इवेंचुअली फैसला तो अदालत ने करना है ना जी। तो मेरा मौकिफ नहीं है, ये मौकिफ उस जज का है जिस जज ने ये फैसला किया। ठीक है, नहीं तो फिर भी ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं हो सकता है यही दुरुस्त हो, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, बट इवेंचुअली फैसला तो कोर्ट ने करना है ना। तो वो कोर्ट के फैसला होने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब को आके सरेंडर करना पड़ेगा बिफोर द लॉ, तो वो उन्होंने किया नहीं है, उसकी वजह से अपील भी डिसमिस हो गया। तो कोई मियां नवाज शरीफ साहब के चांसेस हैं वापस आने के? और दूसरा वही सवाल मेरा कि मरियम साहिबा जो कह रही हैं कि मैं कल ही बुला लेती हूँ, उसका मतलब है से ठीक है अब मियां साहब की ही इज इन अ पोजीशन टू ट्रैवल बैक टू पाकिस्तान? नहीं, वो उनके डॉक्टर्स ने उनको परमिट नहीं किया और उनका जो हार्ट का एक सर्जरी जो ड्यू है, जो ये कोविड-19 की वजह से डिले होती जा रही है, वो बिल्कुल डॉक्टर्स का उनको यही मशवरा है कि आप जो है इस सर्जरी को करवाएं। और दूसरा ये है कि आपके इल्म में है कि हार्ट का जो पेशेंट होता है, अगर उसकी मेडिसिन की खुराक की केयर होती रहे तो वो देखने को तो ठीक ठाक ही होता है, लेकिन फिर जब अगर कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो तो फिर ये तो चंद मिनट में जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो सीरियस हो सकती है। लेकिन ये तो एक वो है ना कि जी अगर ये हो गया तो खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो गई तो, लेकिन देखे ना वो पहले जब नैब की हिरासत में थे जी, तो उसमें जो शरीफ फैमिली का वर्जन है कि उनको कोई मेडिसिन या उनको कोई ऐसी चीज उनकी खुराक में शामिल की गई है जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स और उनकी सेहत को मसला बना है, वो तो जब को वक्त आएगा तो उसकी इंक्वायरी होगी तो फिर बात का पता चलेगा। तो मामला ये है कि उनको उनकी जिंदगी को थ्रेट तो था नहीं, लेकिन सवाल ये राना साहब ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि उनकी खुराक में कोई ऐसी चीज दी गई जिससे उनके प्लेटलेट लेवल डाउन हुआ। तो इस हवाले से आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन दी किसी फोरम पे कि तहकीकात हो मियां नवाज शरीफ साहब की जान लेने के लिए किया गया? ऐसे हालात नहीं है, ऐसा माहौल नहीं है। जब माहौल और ऐसे हालात होंगे तो बिल्कुल इस चीज को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि वो अपनी जो है वो एक नाहक नाजायज कैद जो उनको किया गया था, वो कैद काट रहे थे, उनको जेल से नैब की कस्टडी में लाने की क्या जरूरत थी? वो केस था भी कोई। आप जो कह रहे हैं राना साहब के कोई चीज उनको खिलाई गई पिलाई गई जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई, उनके बेटे ने ये जरूर कहा था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो ऑफिशियली मौक़िफ़ इख्तियार किया था उसमें उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया था उस टाइम पे भी, और फिर कोई एप्लीकेशन भी नहीं आई।
देखिए मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी ज़ात से मुतल्लक जो है सियासी हवाले से तो उनका हर मौक़िफ़ जो है वो PMLN के हवाले से ही होगा और PMLN ही इख्तियार करेगी, लेकिन जो उनकी एक अपनी ज़ाती हैसियत है उसके मुतल्लक जो मौक़िफ़ वो खुद इख्तियार करे या उनकी फैमिली इख्तियार करे तो वो उसको आप इतना बेवज़न या जो है वो कोई विदाउट एनी जो है वो बैकग्राउंड तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल सर जब एप्लीकेशन ही कोई फॉर्मली दी नहीं इंक्वायरी के लिए तो फिर बेवजन ही हो गया ना सर। नहीं, या तो आप कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब की जान लेने के लिए ये मामला हुआ है तो ये दरखास्त है इस पे इंक्वायरी करें। नहीं एहतशाम साहब, मामला ये है कि आप खुद कानून के तालिब इल्म है, आप जानते हैं कि उनके तमाम जो टेस्ट हैं वो मौजूद हैं जी, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो जब ये बात वहीं से निकलेगी तो ये बिल्कुल सारी डिले जो है ये कवर हो जाएगी। ठीक है उस्मान डार साहब, मियां साहब की जान को खतरा है, पहले भी उनकी जान लेने की कोशिश की गई है, उनके बेटे ने कहा, राना साहब कह रहे हैं कोई चीज़ खिलाई पिलाई गई, प्लेटलेट लेवल डाउन हुआ, ये गारंटी दें इंसाफ की और इस चीज़ की तो फिर वापस देखिए हमजा शबाज भी जेल में रहे हैं, मियां शबाज शरीफ रहे हैं, इनकी दीगर लीडरशिप रही है, कभी किसी से आप ये नहीं सुनेंगे कुछ कोई ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई हो, ना ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ज़रूरत है इन पे अपना वक्त ज़ाया करने की। इस मुल्क के और बहुत बड़े मसाइल हैं जिनके ऊपर हम तवज्जो दे रहे हैं, जिनको हमने हल करना। अच्छा, लेकिन दो बातें है ये तो हम आपको समझाते रहे हैं कि भाईजान मसाइल पे ज़्यादा तवज्जो, ऐसे तो नहीं मुईशत के दादोशुमार बेहतर हुए, हम पिछले साल डेढ़ से लगे थे। अगर आप अपना ही प्रोग्राम निकालें 2 साल पुराना मेरा, तो उसमें मैंने कहा था 2 साल में हालात ठीक तरफ जाएंगे, रुझाना शुरू हो गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन 2 बातें मैं बड़ी दिलचस्प आपके व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। आपने जब भी इनसे पूछेंगे ना PML वालों से मियां साहब ने कब आना है, फौरन डॉक्टर पे आ जाएंगे, डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहा, डॉक्टर ने कहा है जी आपको ये मसला है। मियां साहब कोई मसला नहीं, PDM के जलसों में 2-2 घंटे तकरीरें करो, अपने इदारों को मुलायन करो, वो सब कुछ चल रहा है। वहाँ जाकर पोलो मैच देख रहे हैं, पूरा सैर सपाटे हो रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, वो सब कुछ ठीक है। जैसे ही हम इन्हें कहते हैं वापस आ जाओ तो साथ ही वो आ जाता है। लेकिन मुझे खुशी है कम से कम उनकी बेटी ने दुरुस्त बात की है। मियां साहब अपनी ख्वाहिश पर इस वक्त लंदन टिके हुए हैं। मियां साहब जेल नहीं काट सकते, मुशर्रफ के दौर में भी नहीं काटी, इस दौर में भी जब उन्हें सजा हुई निकल गए। ठीक है, मैं उनकी बीमारी पे सियासत नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता। PTI वाले जेल काट सकते हैं? हमने वो कारनामे ही नहीं सर अंजाम दिया, हमने क्यों जेल काटनी है? हम कोई इनकी तरह कोई अपार्टमेंट्स बना के बैठे हैं। मैंने आपको क्या कहा है, टैक्सी ड्राइवर लें, जो भी मुझे सुन रहे हैं दुबई उतरे, टैक्सी ड्राइवर को गए यार मुझे जरा एज ए टूरिस्ट जरा देखना है कि यहाँ किस किस की कौन कौन सी बिल्डिंग है, वो आपको लेके जाएंगे। कोई एक भी टैक्सी ड्राइवर, मैं क्लेम कर रहा हूँ आपके टॉक शो में, मेरे लीडर मेरे वजीर आजम की जाकर कोई प्रॉपर्टी दिखाए जी ये इमरान खान ने बनाई हुई है और छुपाई हुई है और जिसकी मनी ट्रेल नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ इनसे पूछने वाली बात है कि ये कह रहे हैं जी इंसाफ नहीं मिल रहा, तो इन्होंने अदालतों में दिया क्या है? रसीदें मैं इनसे जब मांगता हूँ कहते हैं जी हमारे पास हैं, वक्त आने पे देंगे, ठीक फोरम पे देंगे। मैं चाहता हूँ राना सनाउल्लाह साहब रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं जैन साहब की तरफ जा रहा हूँ। राना साहब 1 मिनट में काइंडली रिस्पॉन्ड कर। नहीं, इसको क्या रिस्पॉन्ड करना, ये तो उन्होंने पहले एक लतीफा सुना दिया है क्या, जिसके ऊपर पूरी कौम हंस रही होगी कि हमें और बहुत से मसाइल हैं और हम उनकी तरफ जो है वो मुतवज्जो हैं। बाकी जो बातें कर रहे हैं कि जी कोई अपना जो है वो टैक्सी ड्राइवर पकड़ ले, वो दिखा दे। देखिए, जब आप इक़्तिदार से अलहदा होंगे तो फिर टैक्सी ड्राइवर जो कुछ आपका दिखाएंगे वो आपके वहमो गुमान में नहीं होगा। तो ये तो वक्त की बात है, ये अच्छा। कोई बात नहीं। अच्छा, ताड़ियां रसीदा दा वेला भी आ जाना तो राना साहब और मैं दोनों वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। ठीक है राना साहब, आप और मैं दोनों जाएंगे वर्ल्ड टूर पे। जैन साहब बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, जैन साहब फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब का जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मुझे तो लग रहा है PTI वाले भी खुश हैं, वो कहते हैं कि देखें जी सजाएं बहाल हो गई हैं, और PMLN वाले भी खुश हैं, वो कहते हैं जी जब मियां साहब वापस आएंगे तो दोबारा से वो दरख्वास्त दे सकते हैं, अपील रिवाइव हो जाएगी। तो दोनों पार्टीज खुश नजर आ रही हैं मुझे तो। इस फैसले में कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे कोई खुश हो या कुछ हो। मियां साहब बाहर हैं, अगर वो पैरवी करते तो कोई फैसला आता, पैरवी नहीं की तो दरखास्तें जो है वो
पैरवी ना करने की वजह से वो खारिज हो गई। तो इसमें तो कोई ये फैसला भी मैं समझता हूँ कि ऐसा फैसला तो है नहीं जिसपे को बहुत कमेंट करेंगे। अमूमन यही होता है कि जब पैरवी कोई नहीं करता अपने केस की तो वो दरखास्तें खारिज हो जाती। और बात है इसमें एक चीज जो पॉजिटिव उनके लिए है, मियां साहब के लिए, वो ये है कि अदालत ने ये इजाजत जरूर दी है कि आप जब वापस आ जाएं तो फिर आगे दोबारा एप्लीकेशन दे दें। ये पता नहीं आम हालात में ये राइट दिया जा सकता था या नहीं, ये कानूनी पहलू है, लेकिन इस मामले में तो उन्होंने उनको इजाजत दे दी है। तो जब भी कभी आएंगे आके तो ना कोई टाइम बार्ड है इसमें, ना कोई पाबंदी है कि जी इतने अरसे में आप दे सकते हैं, उसके बाद आपका ये आपको लगता है आने वाले दिनों में हुकूमत कोई इकदाम उठाएगी मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की? क्योंकि वो कहते हैं सजाएं बहाल हो गई हैं, लाना चाहिए वापस, कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये कोशिश बेशक कर ले, लेकिन बरतानिया लोगों को वापस करता नहीं है। बरतानिया जिनके ऊपर आपके इल्जामात हों, कुछ हों, उसमें दो तरह की वो, एक तो वो ये कि अगर कोई आदमी कहता है जी मेरे ये सियासी इल्जामात हैं, मुझ पर सियासी ये इन्होंने किया है, इस तरह विक्टिमाइजेशन की है, तो वो ही बहाना बन जाता है, उससे वो रोक देते हैं। या ये नहीं भी बहुत शुक्रिया तो जज साहब, जो लोग वक्त बिल हो गया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ख़वातीन और ज़ात कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।